नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की विज्ञान विषय का तीसरा पाठ आनुवंशिकी। या जेनेटिक्स। पिछले वीडियो लेसन में हमने इसके साधारण परिचय और शब्दावली के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोगों और उसके जो परिणाम और निष्कर्ष निकले उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके प्रयोगों की शुरुआत। उसने मटर के पौधे का चयन किया, उद्यान मटर, जो उसके पास उपलब्ध था। मटर के पौधे का चयन करना ही उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुआ। इसके पीछे क्या कारण थे? क्योंकि कम दूरी में ज़्यादा संख्या में पौधे उगाए जा सकते थे। कम दूरी में ज़्यादा संख्या में पौधे उगाए जा सकते थे। दूसरा, ये एक वर्षीय शाकीय पादप है, इसलिए कम समय में ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। कम समय में ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मटर का पौधा स्वपरागित पौधा होता है, लेकिन इसमें पर परागण भी बड़ी आसानी से करवाया जा सकता है। मटर के पौधे में स्वपरागण होता है, लेकिन पर परागण भी आसानी से संभव है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, मेंडल ने मटर के पौधे में 7 विपर्यासी गुणों के समूह देखे। विपर्यासी गुणों या लक्षणों के समूह जो स्पष्ट नजर आते थे। ये 7 लक्षण थे: पौधे की लंबाई, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। दूसरा लक्षण, फूल की स्थिति, शीर्षस्थ और कक्षीय स्थिति। कक्षीय स्थिति का मतलब और शीर्षस्थ स्थिति। तीसरा लक्षण, फूल का रंग, बैंगनी और सफेद। इसके अलावा चौथा मुख्य विपर्यासी लक्षण उसने देखा, फली का रंग, पीला और हरा। फली का आकार, फूली हुई और पिचकी हुई। ऐसे ही छठा विपर्यासी लक्षण उसने देखा, बीज का रंग, हरा और पीला। और सातवां लक्षण उसने देखा, बीज का आकार, गोल और झुर्रीदार बीज। इस प्रकार से मेंडल ने मटर के पौधे में ये 7 विपर्यासी लक्षणों के समूह देखे, जिनका अध्ययन किया जाना बड़ा आसान था। तो मटर के पौधे का चुनाव ही मेंडल के प्रयोगों की सफलता का सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुआ। और आज हम उनको आनुवंशिकी के जनक के रूप में याद करते हैं। अब हम बात करते हैं उनके प्रयोगों की।
सबसे पहला प्रयोग उन्होंने केवल एक ही लक्षण का अध्ययन करते हुए किया। आपने पारिभाषिक शब्दावली में पढ़ा था, एकल संकरण प्रयोग, यानी एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हुए उन्होंने जो प्रयोग किया उसको एकल संकरण प्रयोग नाम दिया गया। इसमें उन्होंने दो पौधों का चयन किया, एक लंबा और दूसरा बौना पौधा। पारिभाषिक शब्दावली में हमने युग्म विकल्प या एलील के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने लंबे पौधे के लिए संकेत दिए युग्म विकल्पी के लिए कैपिटल टी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी। इन दोनों जनकों में क्रॉस जब करवाया गया तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि एक लंबे और एक बौने पौधे में जब जनन करवाया जाएगा तो उनकी जो संतान होंगी उनमें आधी लंबी और आधी बौनी हो सकती है। मेंडल ने भी बिल्कुल ऐसी ही अपेक्षा की, लेकिन जब उसने प्रयोग करके देखा तो उसको बड़े अनपेक्षित परिणाम मिले। देखते हैं इसमें संकरण के क्या नतीजे निकलते हैं। युग्मक जनन के द्वारा प्रत्येक युग्म विकल्पी के विकल्पी पृथक पृथक हो जाते हैं, और जब इनमें निषेचन होता है तो निषेचन के फलस्वरूप जो पौधे प्राप्त होते हैं प्रथम पीढ़ी में, ये F1 पीढ़ी है, तो प्रथम पीढ़ी में उसको सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। बड़े अनपेक्षित परिणाम थे। तो इन परिणामों को देखकर मेंडल ने वंशागति का पहला नियम दिया, जिसको हम वंशागति का पहला नियम या प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम क्या है? कि जब दो विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों में संकरण या क्रॉस करवाया जाता है, जब दो विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों में संकरण करवाने पर प्रथम पीढ़ी में F1 में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हुए उनको प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुए उनको अप्रभावी लक्षण नाम दिया गया। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम, पूरी तरह से सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर ये नियम सत्य है तो पूरी दुनिया में मनुष्यों के रंग की बात करें तो अगर रंग का केवल प्रभावी और अप्रभावी होने से दर्शाएं तो सभी मनुष्य या तो बिल्कुल सफ़ेद गोरे होंगे या बिल्कुल काले होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। या हम बात करें कि अगर केवल प्रभावी लक्षण होगा तो सभी मनुष्य बिल्कुल शार्प इंटेलिजेंट होंगे, और अगर अप्रभावी लक्षण होगा तो बिल्कुल निरे मूड या मूर्ख होंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो लक्षणों का बड़ा समूह है जो जीन या जीनों के समूह के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। आगे जब उन्होंने अपने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया
तो पहली पीढ़ी में जो उसको संकर पौधे मिले थे, इन संकर पौधों में उसने स्वपरागण होने दिया, स्वपरागण। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया में युग्मक पृथक पृथक हो जाते हैं प्रत्येक युग्म विकल्पी के, और निषेचन जब होता है तो निषेचन के फलस्वरूप कैपिटल टी और कैपिटल टी के मिलने से कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये F2PD है। पहली पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर उनको F2PD में पौधों का इस प्रकार का समूह प्राप्त हुआ जिसका लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप, याद किया होगा आपने, बाहरी लक्षण प्रतीति के आधार पर जो समूह होता है उसको लक्षण प्ररूप कहते हैं। तो हम देखें लंबे लंबे और लंबे, यानी 3 लंबे और 1 बोना पौधा प्राप्त हुआ। लेकिन जीन प्ररूप की बात करें या जीनोटाइप, परिभाषा आपने याद की होगी, लक्षणों के आनुवंशिक समूह। तो इस आधार पर हम देखें तो एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे अशुद्ध लंबे और 1 पौधा शुद्ध बोना प्राप्त हुआ। तो ये मेंडल ने एकल संकरण प्रयोग में प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी के लक्षणों के आधार पर अब दूसरा नियम दिया उन्होंने, जिस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो आनुवंशिक का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, या इसको कह सकते हैं हम युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया कि जब F2PD में लंबा और बोना पौधा अपने लक्षणों के साथ पृथक पृथक रूप से प्रकट हो जाते हैं तो उन्होंने पृथक्करण का नियम दिया। क्या है ये नियम? F2PD में संकर पादप के युग्म विकल्पी या एलील के दोनों विकल्पी पृथक पृथक हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रकट करते हैं। इस नियम को पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा गया। जैसे प्रत्येक युग्म विकल्पी, तो युग्म विकल्पी के दोनों विकल्पी, जैसे ये और बोनेबन का जो विकल्पी है, ये दोनों युग्म विकल्पी पृथक पृथक होकर अपने अपने लक्षण को प्रकट करते हैं। ये लंबा पौधा बना लेता है और ये बोने पौधे के रूप में अपने लक्षणों को प्रकट करता है। इस प्रकार से मेंडल ने प्रथम जो प्रयोग था उसका एकल संकर संकरण प्रयोग, उस आधार पर उसने आनुवंशिकी का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम युग्मकों की शुद्धता का या पृथक्करण का नियम दिया। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम द्विसंकर संकरण प्रयोग और मेंडल के तीसरे नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।